नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भविष्यवक्ता और उनसे जुड़ी भविष्यवाणियां, ये सिलसिला देखिए सदियों से चला आ रहा है। संभावनाओं के इस खेल में अनदेखे भविष्य का तिलिस्म जिस किसी ने समझने की कोशिश की, दुनिया ने उसे सिराकों पर बिठाया। बात चाहे हम फ्रांस के नास्ट्राडामस की करें, बुल्गारिया की बाबा वेगा की करें या फिर दक्षिण भारत के संत अच्युतानंद दास की। जी हाँ, इन तमाम हस्तियों ने देखिए अपने अपने तरीके से भविष्य में झांकने की कोशिश की और जो कुछ भी देखा उसे इस दुनिया को बताया। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए एक ऐसे भविष्यवक्ता के बारे में बताएंगे जिनकी भविष्यवाणियों का लोहा यूरोप समेत देखिए अमेरिका जैसी विश्व की शक्तियों ने माना। जी हाँ, ये तो देखिए अमेरिका से लेकर यूरोप तक कई ऐसे ज्योतिष हुए हैं जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली। इन्हीं में से एक भविष्यवक्ता रहे हैं शेरो साहिब, जिन्होंने भारत को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। जी हाँ, हम उन्हीं शेरो साहिब की बात कर रहे हैं जिनके पास भविष्य देखने की अद्भुत शक्ति थी और अपनी इसी शक्ति के बल पर उन्होंने भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदेशा जताया, जिसे दुनिया ने देखिए हकीकत बनता देखा। जी हाँ, फिर चाहे आप ग्रेट ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की करें, जिनकी मृत्यु की भविष्यवाणी शेरो साहिब ने पहले ही कर दी थी, दक्षिण अफ्रीका के युद्ध की बात करें जिसमें नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में रहकर अश्वेतों के हक के लिए संघर्ष किया, या फिर जर्मनी का युद्ध हो। अपने जीवन काल में देखिए भविष्यवक्ता शेरो साहिब ऐसे न जाने कितनी भविष्यवाणियां वो कर गए, जिसके उनके बाद जाके उनकी मृत्यु के बाद दुनिया ने उनके तमाम भविष्यवाणियों को सच साबित होते हुए देखा। कहते हैं कि साल 1925 में शेरो साहिब ने भविष्यवाणियों की एक किताब भी लिखी, जिसमें इस दुनिया में होने वाले युद्ध से लेकर दैवीय घटनाओं और होने वाले बड़े बड़े परिवर्तनों के बारे में बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शेरो साहिब किस आधार पर भविष्य में होने वाली घटनाओं को भाप जाते थे। तो आपको बता दें कि सूर्य के सिद्धांत पर शेरो साहिब भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदेशा जताते थे। उनका मानना था पृथ्वी अपनी कक्षा यानी अपनी जगह से धीरे धीरे इधर उधर होती है, जिसके चलते सूर्य भी अपने स्थान से हटता नजर आता है। यह पृथ्वी का हटना ऐसा होता है जैसे सूर्य एक एक करके 12 राशियों में होता है। एक राशि से दूसरी राशि में जाने में उसे 2150 वर्ष और 12 राशियों में 25,800 वर्ष लगते हैं। ईसा के जमाने में सूर्य मीन राशि में था, अब सन 1762 से कुंभ राशि में आ गया है। जब सूर्य मीन राशि में आया था तो उसके फल के समुद्री जातियों की उन्नति हुई थी। अब कुंभ राशि में आ जाने से इसका विशेष प्रभाव रूस, चीन समेत भारत आदि देशों पर है और इस युग में इन्हीं देशों की सबसे ज्यादा तरक्की होगी। तो इतना नहीं, भविष्यवाणियों में शेरो साहिब ने शनि की भी भूमिका बताई और उनके अनुसार ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रूस कुंभ राशि का है और उसका स्वामी शनि माना गया। यूनान के प्राचीन पुराणों में शनि को एक ऐसे देवता के रूप में लिया जाता है जो खुद के अपने बच्चों को खा जाता है। ये लक्षण रूस में बहुत अंशों में पाया जाता है। वो सदा से अपने बच्चों को खाता रहा है। पुराने बादशाहों के जमानों में और अभी 50 वर्ष पहले के शासन काल में रूस में सदा अनगिनत आदमी षड्यंत्रों और क्रांतियों में मारे जाते रहे हैं। बोल्शेविकों के जमाने में भी विरोधियों की बहुत बड़ी संख्या में हत्याएं की गई हैं। पर समय आएगा जब रूस वालों का ये खून, जो बहुत समय से पानी की तरह बहाया गया है, एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की रचना करेगा, जो कि ध्रुव के स्थान बदल जाने से बड़े बड़े भूकंप आते हैं, समुद्र की गहराई में फर्क पड़ जाए, जल की जगह थल और थल की जगह जल हो जाता है। इस बार भी 50 वर्ष के भीतर यानी आने वाले 50 सालों में स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस के उत्तरी भाग ऐसे ठंडे हो जाएंगे कि वहां रहना कठिन हो जाएगा। इसके बदले में चीन, भारत, मिस्र, पैलेस्टाइन आदि जो अभी तक गर्व समझे जाते हैं, इन देशों में बड़ी तरक्की होगी और संसार में इनका महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। अटलांटिक महासागर के बीच एक नया टापू निकल आने से अफ्रीका का सहारा फिर से समुद्र बन जाएगा, जिससे उस देश की काया पलट हो जाएगी और वो आगे चलकर भावी सभ्यता का एक बड़ा केंद्र बन जाएगा। सूर्य जब तक कुंभ राशि में रहेगा, अर्थात अब से लगभग 2000 तक, संसार की सामाजिक अवस्था में भी
बहुत बड़ा बदलाव रहेगा। इस समय में स्त्रियों और मजदूरों की प्रधानता होगी। दुनिया के बड़े विचित्र सिद्धांतों का प्रचार किया जाएगा और लोग भी उन्हें मानने लगेंगे। अमीर लोग खुशी से अपनी धन संपत्ति को त्याग देंगे और गरीब बन जाएंगे। बादशाह लोग मजदूरों के साथ बैठकर रोटी खाएंगे और मजदूर अमीरों पर हुक्म चलाएंगे। बड़े बड़े लोगों के पुत्र पुत्रियां साम्यवाद बन जाएंगे और अपने बाप दादा की जमीन जायदाद गरीबों में बांट देंगे। ईसाई धर्म में भी नए तरह के सिद्धांत शामिल कर लिए जाएंगे। तो अगर आप शेरों साहिब की इन भविष्यवाणियों पर गौर करेंगे जो आने वाले कल को दर्शाती हैं, इसमें भारत की उन्नति की ओर साफ साफ इशारा किया गया है। और शेरों साहिब को मानने वाले लोगों का भी यही मानना है कि भारत के संदर्भ में की गई उनकी भविष्यवाणी का सच होने का समय अब आ गया है, क्योंकि दशकों बाद भारत की बागडोर एक सही आदमी के हाथ में है। फिर से एक बार इस स्वर्ग को हम अनुभव करें, उस स्थिति में लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कश्मीर के अंदर जो कुछ भी होता है, बयानबाजी भी बहुत होती है, आक्षेप प्रति आक्षेप भी बहुत होते हैं, हर कोई एक दूसरे को गाली देने में लगा रहता है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं साफ मानता हूं कि कश्मीर में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, अलगाववादी, मुट्ठी भर अलगाववादी, ये अलगाववादी जिस प्रकार के नए नए पैंतरे रचते रहते हैं, लेकिन उस लड़ाई को जीतने के लिए मेरे दिमाग में विषय साफ है। न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है। समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। और 125 करोड़ देशवासी यही परंपरा से पला बढ़ा है। और इसलिए न गाली से न गोली से परिवर्तन होगा, गले लगा करके। और उस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पहली बात यह है, हम लोग देश को ऐसे चलाएं, देश को ऐसा बनाएं ताकि कोई हमें आंख न दिखाए और हमें भी दुनिया के सामने आंख दिखा करके व्यवहार नहीं कर सकते। आंख दिखा करके भी दुनिया नहीं चल सकती, आंख झुका करके भी नहीं चल सकती। बात आंख मिला के होनी चाहिए और वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक रेसिप्रोसिटी होती है, वही उत्तम तरीका होता है। Ah